हेलो स्टूडेंट। आज डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल और उसके ऊपर कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल जो एक टॉपिक है एसएचएम के अंदर या ऑसिलेशन के अंदर। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब भी दो स्प्रिंग सीरीज में या दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। तो पहले बात करते हैं सीरीज के लिए। सो जब भी स्प्रिंग सीरीज में होता है, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज, तो सीरीज में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब भी स्प्रिंग सीरीज में होगा तो टोटल एक्सटेंशन ऐड होता है। टोटल एक्सटेंशन क्या होता है? ऐड होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो ये फर्स्ट स्प्रिंग है, ये सेकेंड है, ये थर्ड स्प्रिंग हो गया, बराबर। ऐसा कितना भी स्प्रिंग हो सकता है। अब ये देख के तो हमको समझ में आ गया कि ये सीरीज में है, बराबर। लेकिन इसको टेक्निकली कैसे जानते हैं हम? K1, K2, K3, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम होंगे जहां आपको लगेगा सीरीज है लेकिन वो पैरेलल में होगा। तो इस टाइप के कंफ्यूजन से कैसे बचना है? तो जब भी कोई स्प्रिंग सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है? टोटल एक्सटेंशन ऐड होता है। जैसे इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर ये जो पहला स्प्रिंग है ये मान लो x1 एक्सटेंड हो रहा है, लेट्स से ये एक्सटेंड हुआ, जैसे ही आपने यहाँ लोड अटैच किया ये स्ट्रेच हुआ, तो पहला स्प्रिंग जो जिसका वैल्यू हम x1 ले रहे हैं, तो मान लो ये है 10 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हुआ लेट्स से 8 सेंटीमीटर। ये थर्ड स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ लेट्स से 2 सेंटीमीटर। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? 10 प्लस 8 प्लस 2 यानी 20 हो गया। तो ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा? 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा। जब ये ब्लॉक का मोशन इन तीनों के इंडिविजुअल का एडिशन करेंगे, जितना वो टोटल एक्सटेंशन आएगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब वो स्प्रिंग किसमें है? सीरीज में है, बराबर। सो इसमें एक्सटेंशन x1 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, बराबर। अब स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है। व्हाट इज द स्प्रिंग इक्विवेलेंट? स्प्रिंग इक्विवेलेंट का मतलब है ऐसा स्प्रिंग जो हमें अटैच करना चाहिए, जो सेम इफेक्ट देगा जितना इफेक्ट ये तीनों मिलके दे रहे हैं। जैसे मतलब आप ये तीन स्प्रिंग हटा के कोई एक स्प्रिंग लगाना चाह रहे हैं, ये तीन स्प्रिंग हटा के अपन क्या अटैच करना चाह रहे हैं? कोई एक स्प्रिंग। वो एक स्प्रिंग में लोड इतना ही होगा जितना ये तीनों स्प्रिंग में है। वो स्प्रिंग स्ट्रेच एक्सटेंड भी उतना ही होगा, उसमें जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा वो सेम है जितना इन तीनों का मिलके है। तो सेम इफेक्ट देगा, लोड उतना ही है। यहाँ भी सीरीज में इसलिए के एस लिखेंगे और यहाँ एक्सटेंशन कितना है? एक्स है। मतलब आप ये तीन स्प्रिंग हटा के एक स्प्रिंग लगाना चाहते हैं, इस एक स्प्रिंग का के का वैल्यू कितना होगा वही हमें यहाँ समझना है। अगर ये तीनों स्प्रिंग सीरीज में है, जो इफेक्ट ये अरेंजमेंट देगा वही इफेक्ट ये अरेंजमेंट देगा। इफेक्ट का मतलब क्या है? जितना लोड इन तीनों पे लगा हुआ है एम, उतना ही इधर लगा हुआ है। जितना ये तीनों मिलके एक्सटेंड होंगे उतना ही ये एक्सटेंड होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या फाइंड करना होता है कि आप ओके इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इन तीनों को हटा के एक अटैच कर रहे हैं स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए? तो आओ इस पे बात करते हैं। तो जो टोटल एक्सटेंशन है वो क्या होता है? ऐड होता है। टोटल एक्सटेंशन एडेड। जब भी स्प्रिंग इन सीरीज होगा तो टोटल एक्सटेंशन क्या होता है? ऐड होता है। मतलब टोटल एक्सटेंशन को अगर हम x से डिनोट करें तो इंडिविजुअल एक्सटेंशन क्या आता है? x1 x2 प्लस x3। यहाँ पे तीन ही स्प्रिंग है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? x3 तक कर रहे हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे, जितना ये एक्सटेंशन आएगा उतना ही स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा। ये हो गया। दूसरा, फोर्स इन ईच स्प्रिंग इज सेम। फोर्स इन ईच स्प्रिंग, ईच स्प्रिंग इज सेम। हर एक स्प्रिंग में फोर्स क्या है? सेम है। फोर्स इन ईच स्प्रिंग इज सेम। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे पहला स्प्रिंग है, लेट्स से जैसे ये स्ट्रेच होगा तो इसमें फोर्स आएगा। वो फोर्स है लेट्स से F1। F1 किसके इक्वल होगा? K टाइम्स x1 के, बराबर। ऑब्वियसली यहाँ माइनस लिखते, लेकिन अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। इस स्प्रिंग में फोर्स आएगा F2, सिमिलरली इसमें आएगा F3, बराबर। स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। F1 हो गया। यहाँ पे स्ट्रेच कहाँ हो रहा है? नीचे ना, इसलिए स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। F1 F2 क्या लिखेंगे? K टाइम्स x2, और F3 क्या लिखेंगे? K टाइम्स x3। अब बात क्या है, जब भी सीरीज में होगा ना तो जितना मास इधर है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, उतना ही फोर्स इस पे, उतना ही फोर्स इस पे। इन तीनों पे ये मास ही तो फोर्स लगा रहा है ना, तो तीनों पे फोर्स सेम है। जितना F1 है उतना ही F2 है, उतना ही F3 है। F1 F2 F3
इंडिविजुअल स्प्रिंग में फोर्स सेम है, इंडिविजुअल स्प्रिंग में फोर्स क्या है, सेम है, और ये फोर्स उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है बराबर। तो इधर के फोर्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं, एफ बोल रहे हैं, इधर के फोर्स को लेट्स से एफ। इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, एक्स, जो इसके इक्वल है। इस स्प्रिंग में फोर्स कितना है, एफ, जो किसके इक्वल है, F1 F2 F3, इन तीनों के इक्वल क्या है, F है बराबर। तो व्हाट इज सीरीज इक्विवेलेंट, ये जो आपने KS लिखा है ना, KS को क्या बोलते हैं, सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग, सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग, सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग। अब इस बात का क्या मतलब है, व्हाट इज सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग, मतलब पहले तो स्प्रिंग इक्विवेलेंट क्या है वो समझ लेते हैं। दो रहता है, एक सीरीज एक पैरेलल। स्प्रिंग इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, आप जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल स्प्रिंग से, तो वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विवेलेंट। अगर वो ओरिजिनल अरेंजमेंट सीरीज में है तो आप उसको सीरीज इक्विवेलेंट लिखेंगे, अगर ओरिजिनल अरेंजमेंट पैरेलल में है तो हम उसको लिखते हैं KP, विच इज अ पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग। तो अभी सीरीज इक्विवेलेंट का बात करते हैं। तो स्प्रिंग इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज स्प्रिंग इक्विवेलेंट, स्प्रिंग इक्विवेलेंट मतलब स्प्रिंग इक्विवेलेंट, ये KS सीरीज भी हो सकता है और KP पैरेलल में भी हो सकता है। replace, it is a spring constant क्या लिख रहे हैं अपन, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ न्यू अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग which will produce same effect as original arrangement, arrangement of spring, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विवेलेंट। कहने का बात क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो मैंने ऐसा ही डेफिनेशन लिख दिया है कि आप अगर स्प्रिंग का जो भी ओरिजिनल अरेंजमेंट है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी एक सिंगल स्प्रिंग से, तो उस सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए। तो या तो ओरिजिनल अरेंजमेंट सीरीज में होगा तो आप उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे KS, अगर ओरिजिनल अरेंजमेंट पैरेलल में होगा तो आप लिखेंगे KP। मतलब ये अरेंजमेंट हटा के अपन ये अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं, तो इस अरेंजमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। स्प्रिंग इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ न्यू अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग which will produce same effect as original arrangement of spring। तो अब बात करते हैं ये KS मिलेगा कैसे, ये KS हम फाइंड कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, यस। अब ये KS फाइंड कैसे करें, तो हमारे पास ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन और इस लाइन के हेल्प से अपन एक बात लिखेंगे, जैसे टोटल एक्सटेंशन ऐड होता है, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो अपन यहाँ बिल्कुल लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, x इज इक्वल टू लिखा जाए x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ 3 स्प्रिंग है, इसके लिए 3 तक लिख रहे, 4 होता तो x4 लिखते, 5 होता तो x5 लिखते। तो व्हाट इज x, x को आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज x, x मतलब इस नए वाले स्प्रिंग में फोर्स, इधर फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स क्या है, इट इज न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन बराबर। वैसे ही F1 क्या है, K इंटू x1, F2 क्या है, K इंटू x2, F3 क्या है, K इंटू x3। सिमिलरली व्हाट इज दिस KS इंटू x, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग का चेंज इन लेंथ, दैट इज x। तो यहाँ वैल्यू रखा जाए, व्हाट इज x, x इज F अपॉन KS, दिस इज F1 अपॉन K1, दिस इज F2 अपॉन K2, दिस इज F3 अपॉन K3। तो ये क्या आ गया अरेंजमेंट, KS इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। अगर 3 से ज़्यादा स्प्रिंग हो तो आप इसी बात को आगे लिख सकते हैं। तो ये तरीका हुआ स्प्रिंग इक्विवेलेंट
जब स्प्रिंग सीरीज में रहेगा तब का, मतलब आप केएस को क्या पढ़ेंगे, केएस इज अ सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग, कि मतलब आप ये 3 स्प्रिंग हटा के एक स्प्रिंग लगाना चाह रहे हैं तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, तो वो यहां से कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें अगर 2 ही स्प्रिंग है, ये तो 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंग रहेगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर 2 ही स्प्रिंग है तो एक शॉर्टकट तरीका है जो अपने दिमाग में होना चाहिए, जैसे इफ फॉर 2 स्प्रिंग, अपन लिखेंगे फॉर 2 स्प्रिंग, फॉर 2 स्प्रिंग, आप के एस को सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप K1 K2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में उनको ऐड कर दो। अगर दोनों स्प्रिंग इक्वल है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है, इफ K1 इज इक्वल टू K2, if K1 is equal to K2, then Ks can be written as K1 by 2। ठीक है, अब ये बेसिक बातें दिमाग में बिल्कुल रखेगा कि कब क्या करना है। अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 से ज्यादा स्प्रिंग है, 2 है तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 2 के लिए भी। अगर दोनों ही स्प्रिंग इक्वल है तो ये सीधा क्या हो जाता है, सीरीज इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। तो बात बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको, सीरीज में क्या चीजें होता है। सबसे पहले टोटल एक्सटेंशन ऐड होगा, हर इंडिविजुअल स्प्रिंग में फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही 2 बात लिखी। फिर अपन ने उनका सीरीज इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है वो कैलकुलेट किया। ये 2 पॉइंट आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि अरेंजमेंट सीरीज में है या पैरेलल में। और एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिर तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जब अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग इन पैरेलल बना, ये हुआ सीरीज का बात। होप ये क्लियर है, स्क्रीन पे सब दिख रहा है, यस बराबर है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंग इन पैरेलल। तो स्प्रिंग इन पैरेलल हेडिंग लिखेंगे, स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल कि अगर स्प्रिंग पैरेलल अरेंजमेंट में है, पैरेलल में है मतलब ये एक स्प्रिंग हो गया, ये 2 हो गया, ऐसा कितना भी स्प्रिंग हो सकता है, 3 हो गया, और ये यहाँ एक मास अटैच है m। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सीरीज में हर इंडिविजुअल स्प्रिंग में फोर्स सेम था और एक्सटेंशन हर एक में डिफरेंट था। सीरीज के केस में x1 x2 x3 लिखा, फोर्स सब सेम लिखे, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3। पैरेलल में क्या होता है, एग्जैक्ट उल्टा होता है। एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज सेम, ईच स्प्रिंग इज सेम। जब भी हर स्प्रिंग का चेंज इन लेंथ सेम हो उस टाइम पे आपको समझ जाना है कि स्प्रिंग किस में है, पैरेलल में। यानी अगर हम ये पहले स्प्रिंग का बात करें, x1, ये x2 और ये x3, तो ये तीनों ही इक्वल है, जितना x1 है उतना ही x2 है उतना ही x3 है। अब हम क्या चाहते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट रिप्लेस करना किसी एक सिंगल स्प्रिंग से। तो वो सिंगल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए Kp। अब Kp कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे अपन। इस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो कितना है, x है, जो इनके इक्वल ही है, दिस इज ऑल्सो x। जितना एक्सटेंशन ये तीनों में है उतना ही एक्सटेंशन इधर है। जितना लोड ये स्प्रिंग उठा रहा है उतना ही लोड ये वाला स्प्रिंग भी उठा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विवेलेंट। व्हाट इज Kp? Kp इज पैरेलल, पैरेलल स्प्रिंग इक्विवेलेंट, पैरेलल स्प्रिंग इक्विवेलेंट। पहले हमने समझा स्प्रिंग इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, फिर 2 स्प्रिंग इक्विवेलेंट है, एक सीरीज में एक पैरेलल में। स्प्रिंग इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, जो भी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उसको आप एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए। अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो आप Kp से डिनोट करेंगे, और अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो इसी बात को आप Ks से डिनोट करते हैं, बराबर। तो आओ पैरेलल पे बात करते हैं। तो ये हो गया, अपन ने तीनों स्प्रिंग को इस एक स्प्रिंग से रिप्लेस किया। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, Kp है। जितना एक्सटेंशन इन तीनों में है उतना ही एक्सटेंशन इधर है, इस केस में तीनों का एक्सटेंशन सेम है। अब आते हैं फोर्स पे। अब फोर्स, ये जो टोटल फोर्स है यहाँ पे इस स्प्रिंग में जो फोर्स है, लेट्स से इसको बोला जाए F3,
इस स्प्रिंग के फोर्स को बोला जाए F2 और इस वाले फोर्स को बोला जाए F1। अब ये तीनों स्प्रिंग मिलके इस लोड M को उठा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो इस स्प्रिंग में जो फोर्स है वो फोर्स है लेट्स से F, बराबर। तो इस बात को समझते हैं, ये F किसके इक्वल है, ये जो F है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। F किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, अगर हम मान ले ऐसे। तो कहने का बात क्या है, ये तीनों स्प्रिंग मिलके ये लोड उठा रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स है वो क्या करेंगे, F1 F2 प्लस F3 विच इज इक्वल टू F। जितना ये तीनों का मिलके फोर्स है उतना ही फोर्स इसका है, क्योंकि ये तीनों मिलके इसको उठा रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे, जब भी स्प्रिंग पैरेलल में है तो हर एक स्प्रिंग का जो चेंज इन लेंथ है वो सेम है और हर एक स्प्रिंग में फोर्स डिफरेंट होगा। जबकि यही बात अगर हम सीरीज के लिए करें तो सीरीज में हर एक केस में फोर्स सेम था और हर एक का एक्सटेंशन डिफरेंट था, इधर एक्सटेंशन x1 है, x2 है, x3 है, बराबर। तो बातें बिल्कुल दिमाग में रखें। अब आओ यहाँ पे पैरेलल स्प्रिंग इक्विवेलेंट यानी केपी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें अभी अपन वैल्यू रखेंगे, व्हाट इज F1। F1 क्या होता है, F1 इज K इंटू x1, बराबर। K इंटू x1 आप लिखेंगे F1 की जगह। फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स K इंटू x, सो इट इज K1 इंटू x1 प्लस K2 इंटू x2 प्लस K3 इंटू x3। इन तीनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग में फोर्स F1 है, F2 है, F3 है। नाउ जितना इफेक्ट ये अरेंजमेंट दे रहा है उतना ही सेम इफेक्ट ये अरेंजमेंट देगा। तो ये अरेंजमेंट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है Kp और इस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो है x। अब अपने को एक बात पता है कि ये तीनों वैल्यू सेम है, x1 x2 और x क्या है, सेम है। तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, जितना ये x1 है, x2 है, x3 है और ये x है, ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचा अपने पास K1 प्लस K2 प्लस K3 विच इज इक्वल टू Kp। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखे, है ना। ये किसके लिए है, पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। जब भी स्प्रिंग पैरेलल में होगा तो उसका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा, पैरेलल का इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा, जिसको बोलते हैं पैरेलल स्प्रिंग इक्विवेलेंट, वो होगा तीनों स्प्रिंग का एडिशन। तीन स्प्रिंग होगा तो तीन का एडिशन करेंगे, चार होगा तो चार का, दो रहेगा तो दो स्प्रिंग का K1 K2 ऐड करेंगे। तो ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना है अपने को, बराबर। चलिए, तो ये बात हुआ पैरेलल का, ये बात हुआ सीरीज का। अब आओ इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K एंड 2K आर कनेक्टेड टू अ मास एज शोन इन बिलो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी यानी F कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी F हमें फाइंड करना है, ये हमारा सवाल है। अब पहले तो देखो ये अरेंजमेंट समझना है, सीरीज में है या पैरेलल में। मेरे को बताओ, देखने पे आपको ये लगता रहेगा बिल्कुल कि ये सीरीज में है, लेकिन ये अरेंजमेंट पैरेलल में है। बता रहा हूँ कैसे, इसीलिए मैंने वो दो पॉइंट लिखे थे कि अगर दोनों में एक्सटेंशन सेम है, दोनों स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन सेम है, यहाँ पे दो स्प्रिंग है, अगर एक्सटेंशन सेम है यानी चेंज इन लेंथ अगर सेम है तो वो दोनों पैरेलल में होंगे। तो देखो यहाँ है कि नहीं, अगर ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक मान लो 10 सेंटीमीटर यहाँ शिफ्ट होता है तो 2 के 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाएगा और ये x 10 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाएगा। तो मतलब जितना चेंज इन लेंथ इसमें है उतना ही इसमें है। अगर यही ब्लॉक को अपन यहाँ शिफ्ट कर दे लेट्स से 5 सेंटीमीटर तो पहला स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा, दूसरा स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर कंप्रेस होगा, तो दोनों स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ क्या है, सेम है, इसलिए अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल में। एज change in length in each spring is same, so above arrangement is in parallel, above arrangement is in parallel। ये अरेंजमेंट किसमें है, पैरेलल में। आओ अब पैरेलल के लिए हम आगे बात करते हैं। ये तो आपको फाइंड करना है, एफ आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये अपना फाइंड है।
कि क्या फाइंड करना है, तो एफ फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए, सबसे पहले अब ये पैरेलल में ये बात समझ में आ चुका है, तो पैरेलल स्प्रिंग इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। क्या होता है, जिस K1 प्लस K2, दो स्प्रिंग है तो दो बार ऐड करेंगे, तीन रहता तो K1 K2 K3 करते। K1 इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज स्प्रिंग 1, दिस इज स्प्रिंग 2, तो कितना हो जाएगा K प्लस 2K, सो KP इज 3 टाइम्स K। ये हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। अब एक बात हमेशा याद रखें, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, K बाय M होता है, बराबर। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, KP, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या है, KP। तो यही बात को आगे बढ़ाते हैं, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई f, बराबर। ओमेगा की जगह लिखा 2 पाई f, KP की जगह लिखेंगे 3 टाइम्स K, और M मास तो यही है, M होता तो M/2 लिखा रहता तो यहाँ M की जगह लिखते हैं M/2, 3M लिखा रहता तो 3M, जो भी मास आपको दिया है, तो यहाँ M दिया है तो अपन ने M लिख लिया। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट 3K बाय 1/2 पाई अंडर रूट 3K बाय M। ये है अपना आंसर इसका, है ना। जब भी दो स्प्रिंग पैरेलल में, तो उनका स्प्रिंग इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है, ये उसका तरीका है। पहले तो पहचानना है अरेंजमेंट पैरेलल में कैसे है, इसको सीरीज से सॉल्व करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा ना। चलिए, और ये बात हमेशा ध्यान रखें, ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट K बाय M होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया, शायद लेक्चर नंबर 1 में ही बताया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते। यहाँ क्या बोला है, mass M suspended separately by two different spring of spring constant K1 and K2. Okay, ये and the time period is T1 and T2 respectively. If the same mass connected by the both the spring as shown in the figure, the time period T. Okay, मतलब ये क्या बोल रहा है कि पहले ये कुछ अरेंजमेंट ऐसे था कि ये जो मास M है ये ऐसे अटैच था, फिर ये मास M इस स्प्रिंग से अटैच किया गया, और अब इसको ऐसे अटैच किया गया। जब ये ऐसे अटैच था, इस तरीके के अरेंजमेंट में जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो T1 था, यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो T2 था। तो अब इस केस का टाइम पीरियड T है, तो इनमें रिलेशन बताओ, यही सवाल है, बराबर। A mass M suspended separately by a two different spring of spring constant K1 के साथ M and K2 के साथ M, and the time period is T1 and T2। तो K1 के टाइम पे टाइम पीरियड T1 है, और जब K2 के टाइम पे टाइम पीरियड क्या है, T2 है रिस्पेक्टिव। इफ द सेम मास कनेक्टेड बाय बोथ द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, मतलब ये वाले फिगर में, बराबर, बोथ द स्प्रिंग, ये तो अपन ने बनाया ना, ये गिवन था डायग्राम में। द टाइम पीरियड इज T, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, T है। तो अब हमें क्या बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है, ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो देखते समझ में आ रहा है, ये किसमें पैरेलल अरेंजमेंट है, बराबर। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 दे रखा है, और यहाँ पे भी क्या है, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ K1 है, ये K2 आएगा। और इसको सॉल्व करते हैं। T1 क्या लिखेंगे, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, इसी को थोड़ा छोटा कर दूं क्या, चलो आओ पहले यहाँ बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है, लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट, क्या लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट M बाय K, 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। जब टाइम पीरियड T1 है तब स्प्रिंग K1 अटैच था, जब टाइम पीरियड T2 है तब कौन सा स्प्रिंग था, K2। अब जब टाइम पीरियड T है तब 2 पाई अंडर रूट M, दोनों अरेंजमेंट पैरेलल में है, तो आप लिखेंगे KP। T इसका है ना, T इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, वही बात कर रहे हैं अपन। T1 लिखा, T2 लिखा और T लिखा, बराबर। तो T ये KP पैरेलल में है, तो आप KP क्या लिखेंगे, इट इज K1 प्लस K2। व्हाट इज KP, K1 प्लस K2। KP क्या है, K1 प्लस K2। तो आप T लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट M K1 प्लस K2। तो ये जो तीन बातें हैं, जैसे ये नया वाला टाइम पीरियड हो गया, ये पहले वाला, और ये उससे पहले वाला, तो ये अपने को रिलेशन समझ में आ रहा है, ये T1 है, ये T2 है, और ये T है। अब हमें हमारे पास ऑप्शन कौन से अवेलेबल है वो देखो, तो अपने पास ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब अपन इसको कैसे प्रोसीड करेंगे,
इसी को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है? क्या जगह मिल जाएगा अपने को, ये तो सवाल हो गया अपना। हाँ, हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो अपने पास एक इक्वेशन अवेलेबल है, के पी इज इक्वल टू क्या है, के वन प्लस के टू। के पी क्या है, के वन प्लस के टू। तो आप यहां से ये जो हमने तीन बातें लिखी है, अगर यहाँ से कॉपी हो सकता है तो ट्राई करते कॉपी करने का। क्लोन कॉपी कॉपी, चलिए भाई कॉपी, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, क्लोन तो डुप्लीकेट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आओ यहाँ से ही लिखते हैं, इसको इधर ही लिखते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, के वन को यू कैन राइट व्हाट इज के वन, तो आप लिख सकते हैं इसको टी वन अपॉन टू पाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाय के वन। सही बात है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के वन। या एक काम करिए ना, इन तीनों को अगर अपन डिवाइड भी कर दें, चलो छोड़ो यहाँ से करते, ये सवाल कर रहे अपन, इसके ऊपर ही ध्यान देते, एक ही प्रोसीजर पकड़ के चलते। ये टी वन लिखा, टी टू लिखा, यहाँ से टी लिखा अपन ने, टी तीनों टाइम पीरियड अपन ने यहाँ लिख लिया, है ना? ये तीनों टाइम पीरियड। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, के वन को, क्योंकि मेरे को ये के वन यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, के वन और के टू, तब रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए के वन को आप क्या लिखेंगे यहाँ से, और अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे टी वन स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम अपॉन के वन, और यहाँ से के वन आ गया आपका, के वन क्या हो जाएगा, एम इंटू टी वन स्क्वायर, के वन विल बी फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन टी वन स्क्वायर, दिस इज व्हाट योर के वन, ये आपका आ गया के वन का वैल्यू, बराबर। सिमिलरली यू कैन राइट के टू, सिमिलरली दोनों जगह स्क्वायर करके, यही स्टेप है, विल राइट के टू एज फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन T2 square, this is your K2, and similarly आप लिखेंगे KP, KP को क्या लिखा जाए, फोर पाई स्क्वायर एम, फोर पाई स्क्वायर एम, विल राइट फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन टी स्क्वायर, बराबर। ये यहाँ से लिख रहे हैं, इस लाइन से लिख रहे हैं, ठीक है। KP, KP क्या है वो यहाँ रख दिया, तो दोनों जगह स्क्वायर करेंगे और ये लाइन आ जाएगा। अब ये तीनों का वैल्यू K1 K2 और KP का वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें। तो व्हाट इज KP, अभी अभी देखा अपन, इट इज फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन टी स्क्वायर, तो हो गया सवाल, फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन टी वन स्क्वायर, और फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन टी टू स्क्वायर, यही बात था। K1 K2 और KP का वैल्यू, ये K1 है, ये K2 है, ये KP है। ये आप ये स्लाइड एकदम दिमाग से देख लो कि टाइम पीरियड दे रखा है, जो गिवन है उसी को अपन आगे प्रोसीड करते गए। ये लाइन यहाँ से लिखा, ये लाइन इधर से लिखा, बराबर, और ये तीनों का वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, इधर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब आ गया आंसर, फोर पाई स्क्वायर एम तो कॉमन है और कट जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर, वन अपॉन टी वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी टू स्क्वायर। इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, टी रेस टू माइनस टू, टी वन रेस टू माइनस टू प्लस टी टू रेस टू माइनस टू, बराबर। ये आ गया आपका आंसर, टी वन रेस टू माइनस टू, टी टू रेस टू माइनस टू, ये है ऑप्शन डी। क्लियर, बराबर। ये तो फोर पाई स्क्वायर एम कट जाएगा। चलिए ये टॉपिक इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें देखेंगे। कीप वर्किंग हार्ड।